प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ब्रुनई दौरे से जुड़ी हुई आज उनका पहुंचने का पहला दिन था और वहां पर जब वो पहुंचे हैं तो किस प्रकार से भारतीय समुदाय के लोगों ने उनका स्वागत किया, इस्तकबाल किया, ये तस्वीरें दिखाती हैं गर्मजोशी के साथ प्रधानमंत्री के स्वागत को लेकर। हम वापस लौटते हैं अपनी उसी खबर पर जिसका हम जिक्र कर रहे थे, जो बंगाल से जुड़ी हुई है कि किस प्रकार से आज बंगाल में महिला सुरक्षा के नाम पर बहुत उबाल आया हुआ। इस खबर पर करेंगे चर्चा। इससे जुड़ा है हमारा आज का विशेष। अपराजिता बिल पेश पर लागू करने की चुनौती अपने आप में लगातार बरकरार है। अपराजिता बिल पेश पर लागू करने की चुनौती बनी हुई है। इस विषय पे बात करने के लिए दो बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उनका परिचय आपसे कराते हैं। हमारे साथ रेखा शर्मा जी हैं, जो कि पूर्व चेयरपर्सन रही हैं राष्ट्रीय महिला आयोग की। मैम, बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसके अलावा दूसरे खास मेहमान डॉक्टर विक्रम सिंह जी हैं, पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। रेखा जी, शुरुआत आपसे ही, क्योंकि महिलाओं के सुरक्षा को लेकर एक बड़ा बिल के माध्यम से बंगाल सरकार ये कह रही है कि उसने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है जिसकी वजह से जमीन पे एक बड़ा बदलाव होगा। क्या एक सख्त कानून बनाना पर्याप्त है या फिर उसको बेहतरी से लागू करना वो एक बड़ी चुनौती है? आपका अपना अनुभव क्या कहता है, रेखा जी? देखिए, बंगाल सरकार के पिछले कार्यों को देखते हुए मैं कह सकती हूँ ये जो पीछे आरजीकर हॉस्पिटल में जो घटना हुई और पूरा भारत जिसके विरोध में खड़ा हुआ और जिस प्रकार से उसको बंगाल सरकार ने हैंडल किया, उसकी सीप साफ करने के लिए ये बिल लाया गया। हमारे भारतीय न्याय संहिता में भी बहुत मजबूत कानून बनाए गए हैं और बहुत मजबूती से इन सभी, चाहे वो रेप हो या मर्डर हो, रेप एंड मर्डर हो, सभी तरह के जितने भी हीनियस क्राइम्स हैं उनके अगेंस्ट बहुत सीरियस अच्छे कानून बनाए गए हैं भारतीय न्याय संहिता के अनुसार। चाहे वो सेक्शन 66 हो या सेक्शन 70 हो, सब में वो सभी चीजें हैं जो आज ये कह रही है अपराजिता बिल में जो लेके आई है। बात ये है कि जब भी कोई कानून जब भी कोई केस होता है इस प्रकार का, सबसे पहले एफआईआर करना जरूरी है। एफआईआर करने के बाद उसके ऊपर चार्जशीट करना जरूरी है। जब पिछले कई सालों से मैं देखती आई हूँ, मैं 9 साल रही हूँ राष्ट्रीय महिला आयोग में, और मैं कई चक्कर हर इलेक्शन के बाद जो महिलाओं के ऊपर जिस तरह की घटनाएं घटी हैं, मैं बंगाल में गई हूँ। मैंने देखा है कि हमेशा पहले तो एफआईआर नहीं होता केसेस में, और एफआईआर होता है तो उस पर चार्जशीट नहीं होती कभी भी। आप 3 महीने में क्या 6 महीने में भी चार्जशीट नहीं होती। चार्जशीट होती है तो इतने ढीले उसमें वो लगाए जाते हैं सेक्शंस कि कोई सजा ही नहीं होती। तो इसके लिए सरकार का मुझे लगता है रवैया, सरकार का रवैया या एक विल पावर बहुत जरूरी है, तब शायद जमीन पे ज्यादा बदलेगा। हमारे साथ विक्रम सिंह जी भी जुड़े हुए। विक्रम जी, एक पुलिस महकमे के अधिकारी के नाते आपको बहुत अनुभव इस बात को समझने का कि क्या महज सख्त कानून से स्थिति बदलती है या जो मौजूदा कानून है उसको बेहतरी से जमीन पे उतारने से एक बदलाव आता है, समाज में महिलाएं सुरक्षित महसूस करती हैं और वो बदली तस्वीर हमको दिखाई पड़ती है? आपका अनुभव क्या कहता है? सिंह साहब, आपने बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। अपराजिता बिल, इसमें बड़े अच्छे नियम है, लेकिन भारतीय न्याय संहिता का ऐसा कोई इसके बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट दिखाई नहीं पड़ रहा है। कॉस्मेटिक चेंजेस, साधारण चेंजेस, बहुत ही मामूली चेंजेस आए हैं। और आपने जो पहला प्रश्न किया था, और जो न्यायविद है वो ये कहते हैं कि कानून थोड़े हों लेकिन उनका निर्भीक और निष्ठापूर्वक अनुपालन कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हमारे पास 50 कानून हो और उनका अनुपालन ना हो। अनुपालन की स्थिति पे जब हम आते हैं तो मैडम ने जो बात कही है, मैं बताना चाहूंगा, कामदुनी में जो भयावह स्थिति उत्पन्न हुई, संदेश खाली में जो उत्पन्न हुई, तो आपकी वैसे पश्चिम बंगाल में प्रशासन, पुलिस की विश्वसनीयता बिल्कुल रसातल में जा चुकी है। बेहतर ये होता जो मौजूदा कानून है उनका निष्ठापूर्वक अनुपालन करके एक मिसाल कायम करते। और एक चीज जो है, 2-3 बातें हैं। एक, प्रोसिक्यूटिक्स यानी पीड़िता या सर्वाइवर का बयान काफी है कि वो उसको, आरोपी को सजा तक पहुंचा दे। आपने क्यों इसके बारे में दुनिया भर की बात आप करते हैं और इस लॉ के पॉइंट को नहीं लेते हैं? और वाकई अगर आप क्रांति लाना चाहते थे, जो कि मैं हर फोरम पे कहता हूं, केमिकल कास्ट्रेशन ऑफ गैंग रेपिस्ट, विश्व के 8 देशों में ये कानून है
और मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं कि रेपिस्ट अगर किसी से डरता है, सजाए मौत से उतना नहीं डरता जितना कि केमिकल कास्ट्रेशन से डरता है, क्योंकि उसकी जो सामाजिक स्तर है, जो उसके जो तथाकथित भौकाल है, वो सब समाप्त हो जाता है। इसलिए मैं चाहता था, मैं बहुत प्रसन्न होता कि अगर केमिकल कास्ट्रेशन के ऊपर भी विचार करते, लेकिन करेंगे नहीं जी। आपको कॉस्मेटिक्स करने थे, कॉस्मेटिक्स आपने कर दिए और पोस्चरिंग आपने कर दी, राजनीतिक लाभ जो आपको लेना था वो आपने उसका प्रयास कर लिया। आपका उद्देश्य कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, अगर आप वाकई गंभीर थे तो भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में ऐसे प्राविधान हैं कि आप इनको मटिया मेट कर सकते थे, लेकिन वो सिंह साहब हुआ नहीं। बिल्कुल, वो होता दिखाई नहीं पड़ रहा। रेखा जी, क्योंकि आप कई बार एनसीडब्ल्यू में रहते हुए भी और अपनी व्यक्तिगत क्षमताओं में आप बंगाल का दौरा कर चुकी हैं। हमने तमाम घटनाओं के समय इस बात को देखा है। संदेश खाली का मामला हाल फिलहाल का ताज़ा मामला है। अगर हम आरजीकर हॉस्पिटल से पहले की बात करें, एक संरक्षण दिखाई पड़ता है अपराधियों को उस पूरी व्यवस्था के तहत। तो जब व्यवस्था संरक्षित करती नजर आएगी तो कानून कितना भी पुख्ता क्यों ना हो, व्यवस्था कहीं ना कहीं फिर एक लाचार नजर आएगी उस तरीके से जब वो किसी को सुरक्षा देने की बात करेगी। किस तरीके से आप देखती हैं बंगाल के हाल फिलहाल के हालात को? देखिए, जितनी बार भी मैं गई और मैंने देखा कि पॉलिटिकल गुंडागर्दी बहुत है बंगाल में। इवन संदेश खली में भी पॉलिटिकल गुंडागर्दी थी। पॉलिटिकल पार्टी के अंदर रेप हो रहे थे और जो पार्टी रूल कर रही है, अगर उसी के वर्कर इसमें रेप में एंगेज्ड हैं, तो किस प्रकार आप सोचते हैं कि न्याय मिलेगा? न्याय मिल भी सकता है अगर जो टॉप पे महिला बैठी है, अगर वो मन बना ले, लेकिन उनका पूरा और पूरा मन अपने वर्कर्स को बचाने का होता है, केवल और केवल अपनी राजनीति चलाने का होता है। और इसलिए उन्होंने कभी भी पुलिस को फ्री हैंड नहीं दिया इस पे काम करने का। पुलिस हमेशा इतने प्रेशर में काम करती है बंगाल में कि उनको एफआईआर की कॉपी देते हुए भी पूछना होता है सीएम ऑफिस से कि इसकी कॉपी हम दे दें या नहीं दे दें। मुझे 4-4, 5-5 घंटे वहां बैठना पड़ा एक कॉपी लेने के लिए। मुझे वह महिलाएं पुलिस स्टेशन में जाने से डरती हैं, तो आप सोचें जिस स्टेट की महिलाएं पुलिस स्टेशन में जाकर रिपोर्ट कराने से डरती हैं, क्या आप सोचते हैं कि कानून बदलने से कुछ होगा या कानून जितने मर्जी आप मजबूत कर ले, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होने वाला है जो बदलाव आएगा जब तक कि विल ना चेंज हो। पॉलिटिकल विल होनी चाहिए और वो वहां नहीं है। और बार बार देखा गया है कि वहां पॉलिटिकल विल नहीं है। जी विक्रम सर, क्योंकि सुरक्षा का भाव महिलाओं के अंदर कैसे आए, बच्चियों के अंदर कैसे आए, इस पे सबसे ज्यादा काम करने की जरूरत है। आपने कहा कि एक फेशियल कोशिश की जा रही है। कन्विक्शन रेट के लिहाज से भी देखा जाए तो 27-28% के आसपास अगर रेप के मामलों में महिलाओं के साथ देखा जाए तो ये अपने आप में एक और चिंताजनक स्थिति दिखाता है कि क्या हमारी पुलिसिंग व्यवस्था उतनी इक्विप्ड है, उतनी मॉडर्नाइज है, और जिस प्रकार के प्रावधानों के साथ उसे तेजी से आगे बढ़ना चाहिए, क्या उस पर फोकस करने की जरूरत है बजाय नए कानूनों से मनाने को लेकर? सिंह साहब, आपने उस प्रश्न को किया है जो कि बहुत पहले से ये एक व्यवस्था थी कि अगर दोष मुक्त कोई रेपिस्ट होता है या कोई भी होता है तो एक्विटल रिपोर्ट बनती है और देखा जाता है किन कारणों से ये दोष मुक्त हुआ, और उसके बाद अपील में जाके सुनिश्चित करते थे। अगर किसी विवेचक या प्रोसिक्यूटर ने त्रुटि की थी, उसके कैरेक्टर रोल में लिखा जाता था कि इनके प्रमाद के कारण ये आरोपी दोष मुक्त हुआ, या तो इनके भ्रष्टाचार या अकर्मणता के कारण। दोनों परिस्थितियों में दोनों की कैरियर पे बात आ जाती थी। अब ये दिखाई नहीं पड़ रहा है क्योंकि लोगों की रुचि खत्म हो गई। लोग भी ये चाहते हैं कि किसी तरह से समझौता हो जाए, गवाह पक्षद्रोही हो जाए यानी हॉस्टाइल हो जाए, मामला विलंब से होता जाए, पीड़िता और उसका परिवार थक हार करके हथियार डाल दे, और अंततोगत्वा ये एक दुर्भाग्य हमारे देश का कि सर्वोच्च प्राथमिकता देने के उपरांत भी जो आपका कन्विक्शन रेट है वो 30% से ऊपर बढ़ ही नहीं रहा, जबकि कम से कम 90% तो होना ही चाहिए। लेकिन हम आज भी निर्भया केस के बाद 13 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट आया, तीनों मेजर स्टैट्यूट बदल दिए गए, लेकिन सब कुछ होने के बाद, निर्भया फंड के होने के बावजूद भी, ओनर्स ऑफ प्रूफ के बाद भी, लेकिन हम कन्विक्शन अगर नहीं बढ़ा पाए तो इस चीज पे ये बहुत भारी फॉल्ट लाइन है और इसको सुधारना अत्यंत आवश्यक है। और बिना दंड के राज्याधिकार नहीं चलता है। दंड, और वो भी कठोर दंड, ये एक डिटरेंट होता है इस तरीके के अपराधों में। मैं फिर कहूंगा, जब दोबारा मौका आए, किसी राज्य सरकार को अवसर हो या केंद्र सरकार को, तो केमिकल कास्ट्रेशन एक ऐसा हथियार है जहां पे इस्तेमाल हुआ विश्व में एक क्रांतिकारी परिवर्तन और गिरावट इस अपराध में आया है। जी रेखा जी, एक सुरक्षा का भाव आएगा कैसे, वो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है।
रेखा जी से हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन विक्रम जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। तो विक्रम जी, लेकिन हम इस प्रकार की राजनीतिक वजहों में कई बार आरोप प्रत्यारोप में फंस जाते हैं, लेकिन एक मूल सवाल हमारा रह जाता है, वो यही इसी बात को लेकर है कि आखिर जो हमारी बच्चियां हैं, समाज की महिलाएं, बेटियां हैं, उनको वो सुरक्षा का भाव देंगे कैसे? राजनीतिक सोच से, पूर्वाग्रह से आगे बढ़ के उस दिशा में सार्थक कदम उठाने के लिए काम होगा कैसे? उस दिशा में आप कैसे देखते हैं? पूर्वाग्रह है तो सेवा समाप्त हो जाती है। अगर सेवा भाव है तो सब कुछ छोड़ करके पूरे चट्टान की तरह पीड़िता के साथ खड़े रहें और अंततोगत्वा जो न्याय की अंतिम पायदान है वहां तक जब तक आपके निर्णय ना आ जाए तब तक आपको चैन से नहीं। एक डेडिकेटेड टीम बना लीजिए कि ऐसे प्रकरण जो कि बहुत स्टिकी होते हैं, जिसमें साक्ष्य संकलन और उसका प्रस्तुतिकरण न्यायालय में एक होता है, तो एक सेल बना लीजिए अच्छे विवेचकों का और सुनिश्चित कीजिए, और ऐसे तमाम एडवोकेट्स हैं जो आपकी मदद में निःशुल्क आ जाएंगे और सुनिश्चित करें। और मैंने किया, ये ऐसी चीज नहीं है कि जो की नहीं, किया है और निर्णायक सजाएं दिलाई हैं, लेकिन इच्छा शक्ति होनी चाहिए। और एक तरीके समझ लें कि हमारे परिवार के साथ ये अन्याय हुआ है और हम पूरी ताकत लगा करके आतताइयों को नेस्तनाबूद करेंगे। तब जब जुनूनी जज्बा होता है सिंह साहब, तब जाकर के ये क्रांतिकारी परिवर्तन आते हैं। बिल्कुल, और शायद जो हमारा भारतीय न्याय संहिता है उसमें भी कई प्रकार के एक प्रोग्रेसिव बदलाव हमने देखे हैं, जिसमें तकनीक को जोड़ा गया है, फॉरेंसिक एविडेंसेस को लेकर तमाम प्रावधान है, ताकि किसी भी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक प्रूफ्स की उसको माना गया है, किसी तरीके से कोई भी जो दोषी है वो बचने ना पाए। इस दिशा में भी काम होता नजर आ रहा है। फिलहाल शुक्रिया विक्रम सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस विषय पे विस्तार से बात करने के लिए। रेखा शर्मा जी हमारे साथ जुड़ी थी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और फिलहाल यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के